आईपीओ। आपने शायद सोचा होगा कि आईपीओ मतलब इंस्टेंट प्रॉफिट, अप्लाई किया, अलॉटमेंट मिला, लिस्टिंग पे बेच दिया, पैसा डबल। पर 2025 की रियलिटी बहुत अलग थी। इस साल 102 मेन बोर्ड कंपनीज पब्लिक हुई। पैसों का रेखी डोर, टोटल 1.75 लाख करोड़ रुपए। पर ट्विस्ट यह है, ऑलमोस्ट हाफ कंपनीज जो लिस्ट हुई वो अपने इश्यू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब हर दूसरा आईपीओ इन्वेस्टर ने पैसा डुबाया है। अब सवाल यह है, कौन जीत गया और कौन हार गया, और सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा क्यों? पहले नंबर्स देख लेते हैं दोस्तों। पूरे साल का नंबर है 2025 में मेन बोर्ड पे 102 कंपनीज आए। इस फिगर में स्टार्टअप बूम भी शामिल है। 18 न्यू एज टेक कंपनीज ने अपना मार्केट डेब्यू किया, जो 2024 के 13 से ज्यादा है। टोटल फंड रेजिंग 1.75 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई, जो 2024 के 1.80 लाख करोड़ से थोड़ा कम है, पर कंसिस्टेंट है। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है स्टॉक एक्सचेंज पर, तो वही आईपीओ कहलाता है। पर यहां पे इंटरेस्टिंग पैटर्न है, 102 कंपनीज में 70 ने पॉजिटिव लिस्टिंग दी। मतलब इश्यू प्राइस से ऊपर खुले। 32 कंपनीज नेगेटिव टेरिटरी में डेब्यू किए। एवरेज लिस्टिंग डे रिटर्न सिर्फ 9.95% रहा है। यह फिगर देखने में अच्छा लगता है, पर रियलिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दोस्तों, टॉप विनर्स की बात करें तो चलो थोड़ा सा टॉप विनर की बात कर लेते हैं। टॉप विनर्स में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा स्टार बना है। लिस्टिंग डे पे 75% से ज्यादा गेन दिया। इशू प्राइस से सीधा 75% ऊपर खोला। ये ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है और गवर्नमेंट का इंफ्रा पुश इसने पूरी तरह से कैश किया। अर्बन कंपनी और मीशो। दोस्तों, अर्बन कंपनी और मीशो की अगर बात करी जाए, इन्होंने भी धूम मचा दी। दोनों ने 62% लिस्टिंग गेन दिए हैं। अर्बन कंपनी का स्टोरी रिमार्केबल है। 109 टाइम्स 109 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ इसका आईपीओ। मतलब जो शेयर्स ऑफर हुए थे उनसे 109 गुना ज्यादा डिमांड आया। अर्बन कंपनी होम सर्विसेज देती है, क्लीनिंग, रिपेयर्स, राइट, क्लीनिंग, रिपेयर्स, ब्यूटी सर्विसेज वगैरह। और पैंडेमिक के बाद इसका मॉडल बहुत स्ट्रांग हो गया। लिस्टिंग पे 56 से 58% तक प्रीमियम मिला इन्वेस्टर्स को। मीशो की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। विदित आत्रे और संजीव बर्नवाल ने 2015 में इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को शुरू किया था। सोशल ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट से इनिशियली व्हाट्सएप बेस्ड मॉडल था, जहां रीसेलर्स प्रोडक्ट बेचते थे। 2022 में पाइवॉट किया मार्केट प्लेस मॉडल पर। दोस्तों, एक वर्ड आया है पाइवॉट, क्या मैं जान सकता हूं? आप लोग कमेंट पे डालिए कि यह पाइवॉट या पिवॉट, जो भी कुछ अलग अलग कभी कभी प्रोनाउंस करते हैं लोग, तो ये पाइवॉट PIVOT होता क्या है? कमेंट पे जरूर डालिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। दोस्तों, ये सीधा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से कंपीट करने लगे उस समय। इशू प्राइस 111 रुपए पर शेयर था। लिस्टिंग 162 रुपए के आसपास हुई। फाइनल क्लोज 170 रुपए के आसपास हुआ, जो 53% प्रीमियम है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए 76,800 करोड़ तक पहुंच गया। ओवर सब्सक्रिप्शन 79 टाइम्स था। सॉफ्ट बैंक, प्रोसेस, फिडेलिटी जैसे बैकर्स हैं इस कंपनी के। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू 23% बढ़ के 9,000 यानी कि 9,389 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब कंपनी का मेन बिजनेस से आने वाला रेवेन्यू, जो बाकी इनकम सोर्सेस को एक्सक्लूड करता है, पर लॉसेस भी है। अराउंड 701 करोड़ इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, ऑल्दो ये 72% कम है ईयर ऑन ईयर। तो ओवरऑल ये एक सही लेवल पे चल रही है। अब बात करते हैं आदित्य इंफोटेक ने 137% पे रिटर्न दिया लिस्टिंग से अब तक। ये CP प्लस ब्रांड के अंडर वीडियो सिक्योरिटी और सर्विलियंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इशू प्राइस इनका 675 रुपीज थी। लिस्टिंग 1018 रुपए पर हुई, 50% प्रीमियम। आज ये 1600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी सॉल्यूशंस की डिमांड ने इसको काफी पुश किया है। इसके बाद आते हैं स्टेलियन इंडिया। स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स टॉप पोजीशंस पर है ओवरऑल गेन में। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्पेसिफिकली जो फ्लोरोकेमिकल्स बनाते हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स में यूज होते हैं।
सो मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर्स को। मल्टीबैगर मतलब स्टॉक जिसका प्राइस अभी अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कई गुना बढ़ जाए, टिपिकली 2x 3x या उससे भी ज्यादा। अब आते हैं, मुझे लगता है सबका फेवरेट और सबका डिमांडिंग जो ये था, दैट इज फिजिक्स वाला। सो फिजिक्स वाला ने एजुकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट किया। अलक पांडे साहब और प्रदीप माहेश्वरी जी ने, इनका जो ब्रेन चाइल्ड है ये एडटेक यूनिकॉर्न। K-12 स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलाते हैं। टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म से मार्च 2025 में DRHP फाइल किया कॉन्फिडेंशियल रूट से। नवंबर में लिस्ट हुए। अच्छा, यहां पे ना एक वर्ड मैंने यूज किया है DRHP। DRHP का मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट पे डालिए DRHP क्या होता है। देखो दोस्तों, आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं ये टर्म्स बार बार कमेंट पे डालने के लिए बोलता हूं। मैं चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना प्रेजेंस हो और ये वीडियोस कितनी स्ट्रांगली, कितने लेवल पे आप देखते हो, राइट? क्योंकि ये वीडियोस बहुत रिसर्च करके मैं बनाता हूं। एंड अगेन आपको पता होगा, मैं जनरली ऐसे जेनरिक वीडियो बनाता रहता हूं, एजुकेट करता रहता हूं और साथ में आपको जॉब के लिए मैं आपको मोटिवेट भी करता हूं, क्योंकि ये चैनल बेसिकली करियर ओरिएंटेड चैनल है। तो अगर आप करियर अपना बनाना चाहते हैं, 2026 में कहीं ना कहीं जॉब करना चाहते हैं, तो आप जुड़िए इस प्लेटफॉर्म से, BFSI करियर 24/7। चलिए आगे बात करते हैं। मार्च 2025 में DRHP फाइल इन्होंने किया था, कॉन्फिडेंशियली किया था, और ये नवंबर में लिस्ट हुए। प्राइस बैंड इनका था 103 से 109 रुपीस थे पर शेयर। दोस्तों, लिस्टिंग डे पे ना 33 to 42% गेन मिला। सोर्सेस के मुताबिक डिफरेंट एक्सचेंज पर डिफरेंट फिगर्स दिखा। IPO 3,820 करोड़ का था, 3,100 करोड़ फ्रेश इशू और 720 करोड़ OFS। DRHP मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कंपनी, चलो मैं खुद ही बताता हूं, जो कंपनी सेबी को सबमिट करती है IPO के लिए, राइट? जिसमें बिजनेस डिटेल्स और फाइनेंशियल सारे फाइनेंशियल चीजें होती है। यहां पे एक वर्ड और यूज किया, OFS। ये क्या होता है? ऑफर फॉर सेल, जहां पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेचते हैं। ठीक है, मैं अगर बात करूं ना, यहां पे दूसरा आता है दोस्तों, ग्रो नाम की कंपनी। भाई ये ऐसी कंपनी है, एक ऐसा ऐप है या कंपनी है जहां से आप सारे IPO लेते हो। मैं तो यहीं से लेता हूं, ग्रो से। बहुत बहुत सारे लोग लेते होंगे यार, ग्रो से ऐप IPO वगैरह करते हैं। तो ग्रो का नाम ऑब्वियसली सुना होगा। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो मोबाइल ऐप के थ्रू स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने देता है। बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स के नाम से लिस्ट हुई है। इशू साइज 6,632 करोड़ था। लिस्टिंग पे 12 से 30% प्रीमियम मिला। डिफरेंट रिपोर्ट्स डिफरेंट फिगर दे रहे हैं वैसे तो, पर पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस स्ट्रांग काफी रहा है। 29% गेन एज ऑफ मिड दिसंबर। कॉफमैन फेलोज को 196 टाइम रिटर्न मिला इसमें। ये कॉम्बिनेटर को 29x अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स के लिए ये जैकपॉट था। अब आते हैं दोस्तों एथर में। एथर एनर्जी नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट का प्लेयर है। तरुण मेहता और स्वप्निल जैन ने 2013 में फाउंड किया था इसको। ई स्कूटर बनाते हैं, इन हाउस सॉफ्टवेयर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और इशू प्राइस 321 रुपए थी। लिस्टिंग 328 रुपए में हुआ और मॉडेस्ट 2.18% गेन, पर पोस्ट लिस्टिंग स्ट्रॉन्ग रैली आई। 116% गेन मिले लिस्टिंग से। अब तक करंट प्राइस 694 रुपीस के आसपास है। इसके बाद और इनका जो हीरो मोटर कॉप इन्वेस्टर है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और हौसर है, तमिलनाडु में है, नया प्लांटिंग का, राइट? सो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, बेलराइज इंडस्ट्री ने ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स में 79% रिटर्न दिया। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर व्हीकल्स के लिए शीट मेटल्स, पार्ट्स, पॉलीमर कंपोनेंट, सस्पेंशन सिस्टम बनाते हैं। अब बात करते हैं LG इलेक्ट्रॉनिक्स। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने 11 LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, इन्होंने 11,607 करोड़ का IPO निकाला। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जियांट का इंडियन सब्सिडरी है ये। लिस्टिंग डे 48% जंप मिला। हाउस होल्ड नेम है, काफी ब्रांड रिकॉग्निशन है, काफी स्ट्रांग है। पेरेंट कंपनी इनकी क्या है? साउथ कोरिया की LG कॉर्पोरेशन है। रेफ्रिजरेटर लाइक फ्रिज वगैरह हो गया, टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, ये सब बनाते हैं। आप लोग पता ही होगा यार LG। तो ये लाइफ्स गुड के नाम से सुना होगा आपने। इसके बाद आते हैं टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। सबसे बड़ा IPO था साइज के हिसाब से, 15,512 करोड़। टाटा ग्रुप के NBFC सब्सिडरी है ये। NBFC का मतलब तो पता ही होगा ना, ये बेसिकली लोन, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज देती है। और NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या कॉर्पोरेशन, जो बैंकिंग सर्विसेज देती है पर टेक्निकली बैंक नहीं होती है। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज दूसरे नंबर पे है।
आप एसडीबी जैसे 12,500 करोड़ के साथ एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है ये। अब बात करते हैं लेंसकार्ट सॉल्यूशन। दोस्तों लेंसकार्ट की अगर बात की जाए ना, तो ये आईवीआर रिटेलर है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ऑपरेट करती है। पीयूष बंसल ने फाउंड किया था। इशू साइज इसका 7,278 करोड़ है। वैल्यूएशन 6 से 7 बिलियन डॉलर्स टारगेट था, पर लिस्टिंग म्यूटेड रही। इशू प्राइस 395 रुपए थी। फ्लैट खुला अभी भी सिर्फ 5% ऊपर है। वैल्यूएशन कंसर्न्स थे इन्वेस्टर्स को। फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रॉफिटेबल हो गए, 297 करोड़ का प्रॉफिट कंपेयर टू 10 करोड़ लॉस इन फाइनेंशियल ईयर 24। रेवेन्यू 22.6% बढ़ के 6,652 करोड़ हो गया, पर 235x प्रॉफिट, ये जो इनका पी रेशियो था वो बहुत हाई है। अब पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स होता है। पी ऑब्लिक ई आपने सुना होगा, राइट? पी ऑब्लिक ई सुना होगा दोस्तों। ये रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जो स्टॉक की प्राइस को कंपनी के पर शेयर अर्निंग से डिवाइड करके निकाला जाता है। वैल्यूएशन मेजर करता है ये, ठीक है। अब ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स की बात करें और ग्लॉटिस लिमिटेड सबसे बड़े लूजर्स बने हैं यहां पे। दोनों ने 35% के आसपास लॉस दिया लिस्टिंग डे पे। ओम फ्रेट का इशू प्राइस 135 रुपए था, 39% डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ। सब्सक्रिप्शन तो अच्छा था, 4 टाइम्स ओवरऑल। रिटेल इन्वेस्टर्स ने 2 टाइम्स सब्सक्राइब किया, पर लिस्टिंग डिजास्टर थी। ग्लॉटिस भी सिमिलर सेम स्टोरी पे आती है दोस्तों। इशू प्राइस 129 रुपए, 33% नीचे खुला। करंट प्राइस 60 रुपए के आसपास है, 52.78% लॉस है इशू प्राइस से। ग्लॉटिस फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स में है, केमिकल्स इन इंडस्ट्रीज में है। अब जेम की बात करते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, और भी बहुत सारे दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज है। जेम एरोमेटिक्स, और एक बार ये मैं जेम एरोमेटिक्स, ये आपका जो है जेम एरोमेटिक्स एंड फाइन केमिकल्स 48 to 57% नीचे ट्रेड कर रहा है। इशू साइज 451 करोड़ का था। स्पेशली केमिकल्स बनाते हैं फ्रेग्रेंस और फ्लेवर इंडस्ट्री के लिए। फंडामेंटल इश्यूज था, ये ओवर प्राइस था इनिशियली, कुछ तो प्रॉब्लम थी। अब बात करते हैं वीएमएस। डाइस सरिया सुना होगा ना, वीएमएस टीएमटी लिमिटेड 46% डाउन है। स्टील और टीएमटी बार्स मैन्युफैक्चरर है, जो सरिया आप जानते होगे ना, वो बनाते हैं। टीएमटी यानी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, इसका फुल फॉर्म है टीएमटी का, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। स्टील जो कंस्ट्रक्शंस में यूज होता है स्ट्रांग और ड्यूरेबल होने के लिए। कमोडिटी सेक्टर साइक्लिकल होता है, प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं यहां पे दोस्तों जारो के बारे में। जारो नाम सुना होगा ना, जारो एजुकेशन। सो जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च 43.54% डाउन हुआ। एजुकेशन सेक्टर की कंपनी थी, पर परफॉर्मेंस वीक रहा। इसके बाद आते हैं बीएमडब्ल्यू की बात करते हैं। अब ये जो बीएमडब्ल्यू वेंचर्स है, इसमें 40.96% लॉस में ट्रेड कर रहा है। इशू प्राइस से 23% नीचे लिस्ट हुआ, और फर्दर अभी भी आगे गिर गया, काफी गिर गया। ओम फ्रेट के साथ सिमिलर डिसअपॉइंटमेंट है। अब इसके अलावा बात की जाए दोस्तों एरिस इंफ्रा की, तो एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन भी 21 से 23% लॉस में डेब्यू किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जून में लिस्ट हुई थी। इशू प्राइस 222 रुपए है, एनएससी पर 205 रुपए पे खुली। 7.65% डिस्काउंट मिला, एंड फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रॉफिटेबल हो गई थी 6 करोड़ के साथ, अगेंस्ट 17.3 करोड़ का लॉस हुआ था इनको फाइनेंशियल ईयर 24 में। रेवेन्यू 11.3% बढ़ा, इनका रेवेन्यू 11.3% बढ़ा था, पर मार्केट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। अब ओवरऑल स्टैटिस्टिक देखते हैं। यहां पे क्या है ना, 102 आईपीओ में से 69 पॉजिटिव डेब्यू किए, 54 अभी भी इशू प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 47 कंपनीज नेगेटिव टेरिटरी में चली गई है। ये 47% के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ इन्वेस्टर्स ने पैसा खोया है पोस्ट लिस्टिंग पे। दोस्तों मैं जो ना एक बात और जहां पे ऐड करना चाहता हूं कि अगर आप ये जो पीपीटी में चला रहा हूं ना, ये पीपीटी अगर आपको चाहिए, आप इसमें से बहुत कुछ रिसर्च कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो मैं इसको आपको दे सकता हूं। आप बस मुझे मेरे से कनेक्ट होइए और कमेंट बॉक्स में डालिए हाँ सर पीपीटी चाहिए। तो डेफिनेटली ये आपके लिए है यार, ये सब आपके लिए है। जो रिसर्च होता है मेरा सब आपके लिए, ताकि आप एजुकेट रहो। ये सारी चीजें पता होना चाहिए। मुझे पता है बहुत डिटेल में मैंने बताया है, लेकिन बेसिक चीजें पता होना चाहिए। कौन सी कंपनी आईपीओ आई है, कौन सी कंपनी की,
जाहिर सी बात है यार, 102 कंपनी आई है तो 102 कंपनी का नहीं बता पाऊंगा, कुछ स्पेसिफिक कंपनी का मैंने बताया है। अब ओवरऑल व्यू मैं दे रहा हूं आप लोगों को, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंपनी है स्पेसिफिकली, अगर मैं ट्रेड उसकी फाइनेंस की बात करूं तो, और कौन से लॉस पे कौन से प्रॉफिट पे है। अब इसके बाद ना मैं अगर एसएमई सेगमेंट की अलग स्टोरी है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। यार एसएमई ये जो है ना, ये छोटी कंपनीज होती हैं, बीएससी और एनएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से सेपरेट एसएमई प्लेटफॉर्म है इनके लिए। 2025 में 267 एसएमई कंपनीज लिस्ट हुई, 11,429 करोड़ रेज किए कलेक्टिवली। 170 जो एसएमई आईपीओज है उन्होंने पॉजिटिव लिस्टिंग दी और 82 ने नेगेटिव दिया। 29 एसएमई स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं चैलेंजिंग मार्केट में भी। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात की जाए ना फॉरेन इन्वेस्टर्स का रोल, देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और 2025 में फॉरेन इन्वेस्टर्स का रोल कम है, समझना। जब फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनका रेशियो ज्यादा होता है, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन को ट्रस्ट है उस कंपनी पे, तो वो ये एक साइकोलॉजी है या फिर एक लॉजिक है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है किसी कंपनी में, रिटेल इन्वेस्टर कम है, तो जाहिर सी बात है उस कंपनी को फायदा होगा ही होगा, शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये एक लॉजिक होता है। ठीक है, तो यहां पे ऐसा नहीं है। 2025 में काफी कम हुआ है। जो एफपीआई आउटफ्लो है वो $17.6 बिलियन थे। एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोलते हैं इनको, जो ओवरसीज से इन्वेस्ट करते हैं इंडियन मार्केट में, यानी कि बाहर से विदेशों से करते हैं। रूपी डिप्रिसिएशन, टाइट ग्लोबल लिक्विडिटी, यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट की एब्सेंस, ये कंसर्न्स थे। ठीक है, पर डोमेस्टिक कैपिटल ने कॉम्पेंसेट किया। म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, पेंशन फंड ने काफी अच्छा डेवलपमेंट किया। एसआईपी इनफ्लो यहां पे $33.4 बिलियन थे 2025 में। एसआईपी का मतलब पता ही होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। और अब यहां पे अगर मैं बात करूं ना, रिटेल पार्टिसिपेशन स्ट्रांग रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल मनी ने आईपीओ को एब्जॉर्ब किया है। अब बात कर लेते हैं ना दोस्तों कि इन्वेस्टर सेंटीमेंट मिक्स्ड है काफी यहां पे, राइट। लिस्टिंग डे हाइप और लॉन्ग टर्म रियलिटी में गैप है। 69 कंपनीज पॉजिटिव डेब्यू की, पर लॉन्ग टर्म में सिर्फ 54 सस्टेन्ड कर पाई। एक्सपर्ट ओपिनियन भी डिवाइडेड, लाइक अलग अलग है यहां पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल सचिन जसोजा, ये सचिन साहब ये जो है ना, इनका अगर मैं बात करूं ना, ये सेंट्रिसिटी वेल्थ टेक कहते हैं, ये वहां से हैं। ये कहते हैं कि भाई वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है क्योंकि डोमेस्टिकली जो लिक्विडिटी एबंडेंट है और सेकेंडरी मार्केट मल्टीपल्स हाई है। कंपनीज एग्रेसिव प्राइसिंग कर रही है, जानते हुए कि डिमांड है बहुत ज्यादा, राइट। और अगर आप बात करते हैं सेबी ने, देखो सेबी ने भी एक चीज कही है यहाँ पे, सेबी का रिफॉर्म है। सेबी ने 2025 में रिफॉर्म्स किए ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी के लिए। रूल्स स्ट्रिक्ट हुए हैं फ्रॉड प्रिवेंट करने के लिए। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई है, केवाईसी नॉर्म्स, प्राइसिंग गाइडलाइंस, लॉक इन पीरियड्स सब रेगुलेट हुए हैं। सेबी का मतलब पता ही होगा यार, देखो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, जैसे सारे बैंकों का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई है, वैसे सेबी क्या है, सिक्योरिटी मार्केट का है। अब फ्यूचर लुक देख लेते हैं, यहां पे बहुत मिक्स है। 2026 के लिए आईपीओ पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है, जैसे रिलायंस जियो हो गया, फ्लिपकार्ट, एसबीआई, एएमसी, हीरो, फिनकॉर्प, आपने अभी अभी देखा होगा। अच्छा मैं चलो आप कमेंट बॉक्स पे डालो कि 9 जनवरी को कौन सा आईपीओ स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था। 9 जनवरी को। मैं एक हिंट दूंगा, ये जो कंपनी है ये सरकारी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। और दूसरा हिंट, कोल से रिलेटेड है, कोल से रिलेटेड ये कंपनी है। ठीक है, तो इस बार इनके अलावा भाई बहुत सारी कंपनीज आएंगी, जेप्टो, बोट, हीरो, फिनकॉर्प, फोन पे, ओयो, ये सारी कंपनीज के आईपीओ लाने की प्लानिंग में है। सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट में रिलायंस जियो है, जो जियो की एस्टिमेटेड वैल्यूएशन 9.3 ट्रिलियन है दोस्तों। 9.3 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा बताई जा रही है। 2016 के बाद ना जियो ने अफोर्डेबल 4G के थ्रू टेलीकॉम सेक्टर को पूरा चेंज कर दिया। डेटा सस्ता हुआ, इंटरनेट मास तक पहुंचा। ठीक है, एंड एक हिस्ट्रिक आईपीओ हो सकता है किसका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। जी एग्जैक्टली, वॉल्यूम के हिसाब से एनएसई इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, इसलिए इसका आईपीओ मार्केट के लिए काफी बिग इवेंट होगा। इसके अलावा फोन पे भी है दोस्तों, डिजिटल पेमेंट्स का लीडर है यूपीआई स्पेस में। यूपीआई यानी आपको पता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिससे मोबाइल से इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद है आपका जेप्टो आईपीओ, 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी के लिए फेमस है, और इससे आदित्य पलीचा और कैवलिया वोरा ने काफी यंग एज में स्टार्ट किया। इसके बाद आप सबने यूज करा ही होगा इसका प्रोडक्ट, जिसका है आप जेप्टो मैंने बता दिया। इसके बाद है आपका बोट, भाई बोट कंपनी, बोट नाव वाली बोट नहीं, बोट
बजट ऑडियो और वेयरलेस होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग ब्रांड है ये। इसके अलावा एक और सबके फेवरेट कौन है? ओयो। तो रितेश अग्रवाल साहब का ओयो स्टार्टअप, ये होटल्स और स्टे को एग्रीगेट करता है भाई, ये भी आने वाला है बहुत जल्दी। लेकिन थोड़ा कॉशन जरूरी है दोस्तों, थोड़ा सा कॉशन यहां पे जरूरी है। 2025 ने क्लियरली दिखाया कि लिस्टिंग गेन्स हमेशा टिकते हैं नहीं है। लगभग 50% आईपीओ ने अंडर परफॉर्म किया है। सिर्फ हाइप देख के इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए आईपीओ से पहले आप थोड़ा रिसर्च करिए। DRHP जरूर पढ़िए, कमेंट बॉक्स में डालना क्या होता है, मैंने बीच में बताया भी ये वीडियो में। बिजनेस मॉडल समझिए, बैलेंस शीट समझिए, कॉम्पिटिटर कौन है वो समझिए, मार्केट साइज, ग्रोथ और रिस्क ये क्या है वो क्लियर होना चाहिए आपको। साथ ही अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर रखिए, रिस्क एपेटाइट समझिए, टाइम हॉरिजॉन डिसाइड करिए। सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन चेज करना कभी कभी गैम्बलिंग बन जा सकता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे फोकस ज्यादा सेफ होता है भाई, ये तो फैक्ट है। जितना लंबे समय के लिए आप अपना फंड रखोगे किसी अच्छी कंपनी में, किसी लॉन्ग टर्म विजन कंपनी में, डेफिनेटली उसका फायदा होगा ही होगा। और याद रखिए, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर गारंटी नहीं देता है दोस्तों। जो 2025 में हुआ जरूरी नहीं 2026 में भी वही हो। हर ईयर अपनी अलग स्टोरी लिखता है। प्रिपेयर्ड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, डिसिप्लिन रहिए और कमेंट में बताइए कि आपने 2025 में कौन कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट किया था। 9 जनवरी को कौन सा, जो मैंने अभी हिंट दिया था, 2 जनवरी को कौन सा आईपीओ लॉन्च हुआ है और DHRP का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने समझ में आया होगा। और प्लीज दोस्तों, आप यहां पे ना आप मेरे इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये एक ऐसा चैनल है जो लोगों का करियर बनाता है, एजुकेट करता है, गाइड करता है, पूरी तरह से आपको जॉब रेडी करता है, राइट? तो सब्सक्राइब द चैनल BFSI Career 24/7। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक्स अ लॉट।